सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग प्रिटी वेल। बहुत मजे कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लेकिन मस्ती मजाक के साथ साथ पढ़ाई भी कर ली जाए। तो आज चैप्टर 1 पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी का, और क्लास 8 की ये ज्योग्राफी है। काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं यार, खेल खेल में मस्ती मजाक में हम लोग सारे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं। ये सीरीज भी हमारी जल्दी स्टार्ट हो गई है, और आप लोग अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो एकदम स्टे ट्यून्ड रहिए, क्योंकि एक के बाद एक लेसन सारे कवर होते जाएंगे। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैप्स। अब इंट्रोडक्शन टू मैप्स तो हमको समझ आ गया कि यार मैप कुछ एक पेपर पे कुछ बनी हुई चीजें होती हैं, कैसा होता है क्या होता है कुछ इतना समझ नहीं आता, सिर्फ पता है कि मैप कुछ होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि एक मैप क्या होता है। ठीक है, आई गेस आप सभी लोगों ने ग्लोब देखा है। ग्लोब जो कि अभी स्क्रीन पे भी, इस बुक में भी दिख रहा है, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी है। ग्लोब कुछ इस तरीके का दिखता है। अब क्या होता है कि कई बार हम जो ग्लोब है उसमें हर चीज को नहीं दिखा सकते, कि उसमें पेड़ पौधे कहाँ हैं, किसी कंट्री में, किसी कॉन्टिनेंट में कितना पानी है, या कोई जो आइलैंड है वो कितने पानी से आसपास कवर्ड है। उन सबको दिखाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक मैप की। ठीक है, तो मैप का बहुत ही साधारण सा और बहुत इजी सा काम है कि वो एक सिंप्लीफाइड डिपिक्शन ऑफ अर्थ है। क्या है? सिंप्लीफाइड डिपिक्शन ऑफ अर्थ। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये सीधे सीधे ये सेंटेंस लिख सकते हैं। क्या है? सिंप्लीफाइड डिपिक्शन ऑफ होल और पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब आगे बढ़ते हैं, तो भाई हमको मैप की और क्यों जरूरत पड़ती है। तो अगला रीजन इसका ये है कि भाई इतने बड़े अर्थ पे या ग्लोब पे क्या क्या चीजें हैं। एक रोड से लेकर के, एक नदी से लेकर के, ओशंस हो गए, माउंटेन्स हो गए, और क्या क्या चीजें होती हैं, बीचेस हो गए, डेजर्ट हो गया। क्या हम सारी चीजें एक ग्लोब पर दिखा सकते? नहीं दिखा सकते। द रीजन बीइंग कि हम ग्लोब पर ये सारी चीजें नहीं दिखा सकते, इसलिए हमें एक बड़े से पेपर की जरूरत पड़ती है जिसके ऊपर ये सारी चीजें हम मैप के फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हैं। अब मैप जो होता है बेटा, वो अलग अलग स्केल और साइज में बनता है, और अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। अब ये सब जो वर्ड्स, ये जो टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ, स्केल हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, इसको आगे मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे एक लाइन आ जाती है जिसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि hence maps are drawn at a scale and projection so that each point on the paper corresponds to the actual ground position। यानी कि मैप के ऊपर कुछ भी जो चीजें बनी हुई हैं या हमने बनाई है, वो सब ग्राउंड पे एक्चुअली होनी चाहिए, और वो उसी जगह पर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये मैप का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैप क्यों बनाया जाता है, क्यों होता है। एक रफ आपके लिए एक इंट्रोडक्शन था, और आप लोग समझ भी गए होंगे कि बेसिक बेसिक क्यों बनता है एक मैप। आगे हम आते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है हमारे लिए, और उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी समझते हैं आप लोग? नहीं। तो कार्टोग्राफी की हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बहुत सरल भाषा में समझाती हूँ। कार्टोग्राफी का मतलब होता है कि भैया मैप बनाने की टेक्निक। ठीक है, मैप ऐसे ही नहीं बन जाता। हाँ, मुझे ये मालूम है आप लोग सब ना ऐसे छोटे बच्चों की तरह वो घर से स्कूल का और स्कूल से घर का जो मैप बनाते हो, ऑफ कोर्स वो भी एक मैप है, लेकिन मैप बनाना भी एक तरीके का साइंस है, क्योंकि मैप एक बहुत बड़े पेपर से लेके एक बहुत छोटे पेपर पे तक बनता है। अब उसमें कितना साइज लेना है, कितना स्केल लेना है, क्या करना है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो कार्टोग्राफी उसी आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग मैप्स को कहा जाता है। ठीक है, अब क्या एसेंशियल्स है, क्या जरूरी बातें हैं जो हमको मैप मेकिंग में इम्पोर्टेंट है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला है स्केल। स्केल यानी कि कितने बड़े लेवल पे आप मैप बनाना चाहते हो, या कितने छोटे लेवल पे आप मैप बनाना चाहते हो। अगला है मैप प्रोजेक्शन। तो मैप कैसा दिखेगा, किस बारे में होगा मैप। ठीक है, मैप जनरलाइजेशन।
मैप जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है बेटा कि मैप कितने कितनी चीजों को क्या क्या डिनोट करेगा, कैसे दिखाएगा। जैसे ये जो होता है मैप, ठीक है, अब ये मैप आपको अगर दिख रहा है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, तो ये पूरा दिल्ली का एक मैप है। अब दिल्ली के मैप में ये एक बहुत ज्यादा जूम आउट वर्जन है, ठीक है, ये जूम आउट वर्जन है दिल्ली के मैप का। अब जब हम दिल्ली को थोड़ा सा और जूम इन करते हैं तो हम उसके आसपास की चीजें और देख पा रहे हैं। जब हम जूम इन और करते हैं और हमने दिल्ली को इधर पे जूम इन कर लिया, देखो, तो हमको सिर्फ दिल्ली की जगह आसपास की दिख रही है, दिल्ली में क्या क्या है, कौन कौन सी जगहें हैं, ठीक है, करोल बाग दिख पा रहा है हमको, सदर बाजार दिख पा रहा है। हमने इसको और जूम इन कर लिया, समझ रहे हो ना, जूम इन कैसे हम गूगल मैप्स पे करते हैं वैसे ही। और इसमें भी हमने और जूम इन किया तो देखो अब हमको प्रॉपरली क्या दिख रहा है, कॉनॉट प्लेस दिख रहा है, सीपी दिख रहा है हमको यहाँ पर पे, है ना। और क्या दिख रहा है यहाँ पे, मॉडर्न हाई स्कूल दिख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस दिख पा रही है, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जो चीजें यहाँ पे मार्क्ड है हम वो सब देख पा रहे हैं। तो मैप जनरलाइजेशन का मतलब भी यही होता है कि हम मैप में स्पेसिफाई कर करके हम क्या देख सकते हैं। मैप डिजाइन, तो मैप के बहुत सारे अलग अलग रीजंस और डिजाइन होते हैं कि हम क्यों बना रहे हैं मैप, स्पेसिफिक मैप किस चीज के लिए बन रहा है, ठीक है। और फिर मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन, तो मैप कैसे बनता है और उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इसको मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो मैप स्केल, सबसे पहले मैंने मैप स्केल आपको समझाया कि क्या सबसे पहला डिसीजन होता है किसी भी मैप को बनाने का, वो ये होता है बेटा कि मैप पर कितना स्केल आपको लेना है, यानी कि आप कितना बड़ा या कितना छोटा स्केल बनाओगे। अब जो मैप होता है वो आपके रियल टाइम पोजीशन को डिपिक्ट करता है, यानी कि कोई, इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया की जो एग्जैक्ट पोजीशन है हमारे ग्लोब पर, वही एग्जैक्ट पोजीशन मैप पर भी दिखना चाहिए। तो अब ऐसा क्या स्केल लिया जाए कि जो रियल टाइम पोजीशन हमारी ग्लोब पर है वही हमारी मैप पर भी हो, ये एक मैप मेकर को देखना बहुत जरूरी होता है, और इसलिए स्केल एक सेट करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है बेटा कि प्रोजेक्शन में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कैसे होते हैं, जैसे बहुत सारे अलग अलग डिस्टेंसेस होते हैं। अब डिस्टेंस जो है वो हम कैसे मैप पर दिखाएंगे, ठीक है, ये होता है मैप प्रोजेक्शन। हम डायरेक्शंस कैसे दिखाएंगे, ये होता है मैप प्रोजेक्शन। अब कई बार ऐसा होता है कि ग्लोब से, ठीक है, जब ग्लोब होता है वहां से मैप आ जाता है तो सारी चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाती हैं। ग्लोब टू मैप सब सेम नहीं रहता, सिमिलर प्रोसेस नहीं रहता, बहुत सारे पोजीशंस चेंज हो जाते हैं अलग अलग जगहों के। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं कि कितना डायरेक्शन, कितना डिस्टेंस, कौन कौन से एरियाज, ये सारी चीजें कैसे हम एक मैप पर प्रोजेक्ट करेंगे। एक यहाँ पे हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ये एक सेंटेंस क्या लिखा है यहाँ पर, a system of transformation of spherical surface to plane surface is called map projection। मैंने वही समझाया आपको क्या कि स्फेरिकल सरफेस क्या हो गया अपना, ग्लोब हो गया। अब ग्लोब से मैप पर आने में, ठीक है, जो प्रोजेक्शन होता है ग्लोब से मैप पे या प्लेन सरफेस पे हम कुछ भी चीज ड्रॉ करते हैं तो हम उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, दैट इटसेल्फ इज मैप प्रोजेक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जनरलाइजेशन देखते हैं। तो जनरलाइजेशन में हमको ये पता करना रहता है भैया कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम किस चीज के लिए मैप बना रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि एक ही मैप में सब कुछ दिखा देंगे कि हाँ, एक ही मैप में रोड्स भी दिखा दी, ड्रेनेज सिस्टम भी दिखा दिया, एक ही मैप में दिखा दिया कि भैया कौन सी रिवर कहाँ है। नहीं, बहुत ज्यादा हौश पौश हो जाएगा, किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा, है ना। इसलिए जनरलाइजेशन किया जाता है। अब जनरलाइजेशन में भी हमको हर एक चीज को डिपिक्ट करने के लिए एक सिंबल चूज करना पड़ता है, ठीक है। सिंबल से हमको ये पता चलता है कि अच्छा, इस सिंबल का मतलब है कि ये एक प्लांट है या एक ट्री है। फॉर सपोज देखो, जैसे मैंने ये एक
ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो मैप्स पे तुम लोग ने देखा होगा कि यार ट्रायंगल कई बार ऐसे लिखा रहता है कि जैसे ट्रायंगल बना है तो यहाँ पे फॉर सपोज वो ट्रीज को डिपिक्ट कर रहा है, किसको, ट्रीज, ठीक है। तो अपना ट्रीज हो गए ट्रायंगल से। सर्कल हो गया तो हम इसको कह देते हैं कि ये माउंटेन्स हो गए, ठीक है, माउंटेन्स हो गए। तो ऐसे ही करके बहुत सारी चीजें हमें समझ आती है कि हाँ यार कुछ तो मतलब अलग अलग चीजें डिपिक्ट करने के लिए छोटे छोटे क्यूट क्यूट से हम देखते नहीं है मैप्स के ऊपर से बहुत प्यारे से सिंबल्स होते हैं, वो बनाए जाते हैं। तो जनरलाइजेशन में दो चीजें हमको याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि क्या पर्पस है क्रिएट करने का। यहाँ पे लिखा हुआ है अ जनरल पर्पस मैप इज ड्रॉन टू शो इंफॉर्मेशन ऑफ अ जनरल नेचर सच एज रिलीफ, ड्रेनेज, वेजिटेशन, सेटलमेंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, है ना। तो ये जनरल हो गया। और स्पेशल पर्पस भी हमने आपको बताया क्या हो सकता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, बहुत सिंपल। सॉइल का क्या टाइप हो सकता है और क्या क्या लोकेशन हो सकती है किसी इंडस्ट्री की या किसी भी चीज की, किसी के घर की, एनीथिंग इट कैन बी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी अंडर जनरलाइजेशन। अब आते हैं हम मैप डिजाइन पे। मैप डिजाइन में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मैप में कैसे क्या चीजें स्पेसिफाई या डिजाइन की जाएंगी। यानी कि कितना रोड अगर बना रहे हैं हम तो कितनी मोटी होगी वो रोड, विड्थ क्या होगी उस रोड की, ठीक है। किस कलर का और किस शेड का मैप बनाया जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करती जा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मैप डिजाइन विद इन अ मैप एंड डिजाइन फॉर मैप लेजेंड, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको हाईलाइट करके दिया। इसका बहुत सिंपल सा यही मतलब है कि किस फॉन्ट से मैप लिखा जाएगा, ठीक है, किस फॉन्ट से मैप के ऊपर जो भी हम मार्क करते हैं चीजें वो की जाएंगी, किस कलर का होगा, कितना विड्थ होगी अगर रोड्स बन रही हैं तो, ठीक है, कितना साइज होगा किसी घर को अगर हम दिखा रहे हैं तो। ये सारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है एक मैप के डिजाइन में। अब अगला हम चलते हैं मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन पर। तो बेटा मैप का जो कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन है बहुत सिंपल सा ये वाला पॉइंट है कि पहले के जमाने में क्या होता था, पेन और पेपर से हम मैप बनाते थे और उसके बाद उसको मैकेनिकली, ठीक है, उसको प्रिंट करते थे। लेकिन अब क्या होने लगा, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई। तो जो मैप हम पहले पेन और पेपर से बनाते थे उस सेम चीज को हम कंप्यूटर की मदद से बनाते हैं या किसी सॉफ्टवेयर की मदद से बनाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन। बहुत इजी सा है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि सिर्फ उसमें यही बताया गया है कि बहुत पहले पेन और पेपर से बनाते हैं हम और अभी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनराइज हो चुका है और उसकी वजह से हम एक मैप को सॉफ्टवेयर से या कंप्यूटर की मदद से बना सकते हैं। और खैर अब तो काफ़ी कुछ हो चुका है, डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो हम बहुत इजीली मैप्स को और गूगल मैप्स के थ्रू भी हम कई चीज़ें समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप कमिंग इज हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। देखो यार ऐसा है, हिस्ट्री एक ऐसी चीज है ना वो कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यस, हिस्ट्री आपको हर जगह पढ़नी पड़ेगी बिकॉज हर चीज की एक हिस्ट्री है यार। अगर हम आज भी बैठे हैं तो हम सबकी भी तो एक हिस्ट्री है। तो जिन जिन लोगों को हिस्ट्री पसंद नहीं है, लेट मी टेल यू, हिस्ट्री तो पढ़ना पड़ेगा और उसमें जितना मजा लोगे ना उतना मजा आएगा हिस्ट्री पढ़ने में। इसकी हिस्ट्री अपन देखते हैं क्या होता है। भाई क्या लिखा है यहाँ पर, हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग इज एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इटसेल्फ। यानी कि मतलब जितने पुराने हम इंसान हैं उतने ही पुराना मैप मेकिंग भी है। ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि इंसान मैप्स के बिना कुछ कर पाएगा। इमेजिन भी करो ये सिचुएशन जहाँ पे मैप्स नहीं है, क्या हम किसी को रास्ता बता सकते हैं, क्या हम कुछ कर पाएंगे, नहीं कर सकते। आज की डेट में हम किसी भी सिटी में रहते हो, क्या हम गूगल मैप्स के बिना या किसी भी मैप्स के बिना अपना लाइफ सोच सकते हैं कि यार मैप के बिना हमारी लाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती। इसीलिए मैप्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हिस्ट्री क्या है कि सबसे ओल्डेस्ट मैप कहाँ मिला था बेटा, मेसोपोटामिया में मिला था, ठीक है।
सबसे ओल्डेस्ट मैप मेसोपोटामिया में मिला था और क्ले टैबलेट पे बना था, ठीक है। क्ले का एक रेक्टेंगुलर पीस था, उसके ऊपर बना था, और ये 2500 BC का है, ठीक है। 2500 BC का ये, आपको बस इतना ही जानना जरूरी है, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी भी नहीं है, तो हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं। इसके बाद क्या दिखाया है कि फिगर 1.4 शोज टोलेमीज मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, इसने अपने दिमाग से, ये कोई व्यक्ति है टोलेमी करके, अब इसने अपने दिमाग से देखो कितना अच्छा मैप बनाया है वर्ल्ड का। ऑल्दो ये इनएक्यूरेट है, ये करेक्ट नहीं है, फिर भी उसने मैप बनाया टू मेक अस अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है इस दुनिया में, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि ग्रीक एंड अरब के जो जोग्राफर्स थे, ठीक है, वहां के जो लोग थे, उन्होंने फाउंडेशन ले किया है मॉडर्न कार्टोग्राफी का। किसका? मॉडर्न कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मैंने आपको अभी बताया कि कार्टोग्राफी इज द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, ठीक है। अब मैप बनाने की ये जो कला है, ये कहाँ से आई? ग्रीक और अरब लोगों से आई, समझे आप? ग्रीक और अरब लोगों से आई। अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन था भैया? तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था कि अर्थ का सरकमफेरेंस कैसे मेजर किया जाए, ये इन्होंने बताया था हमको, ठीक है। अर्थ का सरकमफेरेंस कैसे मेजरमेंट होगा, ये पूरा हमको अरब और ग्रीक वाले लोगों ने बताया था। और पहला कंट्रीब्यूशन, और दूसरा कंट्रीब्यूशन ये था बेटा, the use of the system of geographical coordinates in map making, ठीक है। अच्छा, geographical coordinates क्या होते हैं? तो बेटा geographical coordinates ये होते हैं कि हमारी जो ग्लोब है, ठीक है, उसके ऊपर, चलो थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कोऑर्डिनेट्स। देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ ग्लोब के ऊपर लाइंस दिख रही हैं, मतलब हम सभी ने देखी हैं ये लाइंस, तो ऐसे नॉर्मली ये जो जा रही हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो लाइंस है ना, इनकी मदद से ही हम कोऑर्डिनेट्स पता कर पा रहे हैं, ठीक है। ये ग्लोब के ऊपर ये जो लाइंस है, दीज आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये जो वर्टिकल वाले ये होते हैं क्या? लॉन्गिट्यूड्स, है ना। और जो हॉरिजॉन्टल है वो होते हैं लैटिट्यूड, है ना बेटा। तो जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, उनका पोजीशन कौन सा कहाँ मिलेगा, ठीक है, उनका पोजीशन कि कौन सा किधर क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो ही हमारा होता है, क्या होता है बेटा? वो हमारा होता है ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये आपको आगे की क्लासेस में और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आगे के टॉपिक्स में ये है ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। फिर भी एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ, ठीक है, कि ये जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है, यही है हमारे ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भैया ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, तो हमको समझ आ गया कि बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से। तो भाई अरब के जो लोग थे ना, उन्होंने भी बेटा यही चीज करी, ठीक है। उन्होंने हमको सिखाया कि ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करके आप कैसे मैप बना सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे जाते हैं, तो इससे हमको एक और चीज समझ आई है कि एरियल फोटोग्राफी का कितना इंपॉर्टेंस था मैप मेकिंग में। एरियल फोटोग्राफ्स का मतलब आप समझे होंगे, एरियल यानी कि हवा से फोटोग्राफ लेना, है ना, आसमान से फोटोग्राफ लेना। तो आसमान में जब हम फोटोज ले रहे हैं, उससे हमको ये समझ आएगा कि मैप कैसा दिख सकता है, या कोई सिटी कैसी दिख रही है, ठीक है। मैप देखने के बाद हमको ये समझ आएगा एरियल फोटोग्राफी से कि मैप कैसा दिख रहा है। अब ऊपर से जब हम किसी भी जगह को देखते हैं, तो हमको मैप बनाने में आसानी हो सकती है ना, क्यों नहीं होगी भाई। हम ये चीज समझते हैं कि यार हाँ, ऊपर से ही ऐसा दिख रहा है, तो हाँ हमको भी ऐसा ही इसको सेम टू सेम ड्रॉ करना है।
बहुत सिंपल है ना। और ये वाला जो एरियल फोटोग्राफी का मेथड था बेटा, ये 19th और 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा यूज हुआ, क्योंकि लोगों को ऊपर से दिखाना कि हाँ यार ऊपर से हमारा शहर अगर ऐसा दिखता है तो हम रियलिटी में भी शहर ऐसा ही बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते तो हमको ये समझ आता है कि भैया इंडिया में मैप मेकिंग का फाउंडेशन, ठीक है, वैदिक पीरियड में ले हुआ था। ठीक है, यानी कि वैदिक पीरियड से मैप मेकिंग चालू हुआ था। ठीक है, जब हमको एक्सप्रेस ये लाइन, चलो इसको अपन जरा हाईलाइट करते हैं, ये काफी अच्छी चीज है। The foundation of map making in India was laid during the Vedic period, when the expressions of astronomical truths and cosmological revolutions were made. ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी, ये दो बड़े ऐसे भारी भारी टर्म्स लग रहे हैं ना, क्या होता है क्या होता है, भले ही अभी आपके काम के नहीं है फिर भी लग रहा है क्या होता है, तो हम समझते हैं क्या होता है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब बेटा ये है, एस्ट्रोनॉमी में ये बताया गया है कि जो अर्थ के आउटर, अर्थ के अलावा जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल वही हमारे प्लैनेट्स और सन मून, इन सब के बारे में पढ़ना। और कॉस्मोलॉजी, ठीक है, कॉस्मोलॉजी जो है एस्ट्रोनॉमी के अंडर आता है। ठीक है, कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी के अंडर आता है, और कॉस्मोलॉजी ये पढ़ता है कि इस पूरे यूनिवर्स का स्टार्ट कैसे हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये बहुत एक लंबा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, कभी हाँ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कमेंट करना कमेंट बॉक्स में और मुझे बताना, तो फिर हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे अगर आपको इंटरेस्टिंग कुछ भी लग रहा है इन सब में से, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसका स्पेशल वीडियो बनना चाहिए किसी भी टॉपिक का, इसमें कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग लगा तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी हमको समझ आ गया, तो उसकी वजह से वैदिक पीरियड में, ठीक है, मैप मेकिंग का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, अब ये जो मैप बनाए गए थे और इसके बारे में बताया गया था, इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो द एक्सप्रेशंस वर क्रिस्टलाइज्ड इनटू सिद्धांतास और लॉज इन द क्लासिकल ट्रीटीज ऑफ आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर एंड अदर स्कॉलर्स। ये देखो, ठीक है। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स ने वर्ल्ड को 7 द्वीप में डिवाइड किया था। कितने द्वीप में? 7 द्वीप। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? तो सबसे पहला द्वीप हम देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम इन करते हैं आपके लिए। ठीक है, आई थिंक हाँ ये वाला पार्ट हमको समझना है, ये विजिबल है सबके लिए। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं सबसे पहला क्रॉन्च द्वीप। ठीक है, ये दिख रहा है हमारा क्रॉन्च द्वीप, दिख गया है ना, ये हमारा क्रॉन्च द्वीप है। फिर कौन सा है? जम्बू द्वीप, ये देखो, अरे वही जम्बू द्वीप यार, अभी भगवान राम के मंदिर का इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसमें हम लोग ये सुनते भी आ रहे हैं ना कितने समय से, क्या? जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांत गर्दे। इसका मतलब ये है कि ये जो जम्बू द्वीप है इसके अंदर भारत का ये एक पार्ट है, भारत खंड, ये दिख रहा है आपको? यस, ये भारत का पार्ट है, ये पूरा भारत का पार्ट है, समझ रहे हो? तो ये जो द्वीप है ये आज से नहीं है, ये सब बातें हम आज से नहीं कर रहे हैं, these come from the very ancient times of India, right? उसके बाद फिर कौन सा है? शक द्वीप है। ठीक है, फिर पुष्कर द्वीप है, फिर कुश द्वीप है हमारे पास, फिर शालमली द्वीप है और एक प्लक्ष द्वीप है। तो ये जितने भी द्वीप आप सब देख पा रहे हैं, ये 7 द्वीप कन्वर्ट किए गए थे, फाइंड किए गए थे, एक्चुअली नेम किए गए थे। किसने नेम किया था? एंशिएंट स्कॉलर्स ने। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आपको बेसिक उस टर्म्स में याद रहनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसको जूम इन करके बताया। दैट्स इट। उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा अब एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि भाई फिर टोडरमल ने
पायोनियर किया किसको, लैंड सर्वेइंग को और मैप मेकिंग को, ठीक है, एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसीजर। मैप मेकिंग की वजह से ना रेवेन्यू कलेक्शन उस टाइम पे सही हो गया था लोगों के लिए, क्योंकि मैप में देख करके वो पता कर सकते थे कि यार इस एरिया का रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा, उस एरिया का कौन करेगा। वेल दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री कि हिस्ट्री में कैसे हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर एक और पार्ट आता है कि शेरशाह सूरी का रेवेन्यू कलेक्शन जो मैप्स थे, उनने मैपिंग टेक्निक्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो उनके टाइम पे जो राजा महाराजा थे उनके टाइम पे काफी अलग अलग तरीके के मैप्स बने, तो उसी को हमने समझा यहाँ पे। अब नेक्स्ट इज कि द इंटेंसिव टोपोग्राफिकल सर्विस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट मैप्स ऑफ द एंटायर कंट्री, ठीक है, वर टेकन अप विद द सेटिंग ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया इन 1767। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, इसको चलो हम बहुत अच्छे से हाईलाइट करते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है? इंटेंसिव टोपोग्राफिकल सर्वे किया गया। टोपोग्राफिकल सर्वे का मतलब क्या होता है? टोपोग्राफिकल सर्वे का मतलब ये होता है कि एक लैंड में, ठीक है, एक कंट्री में या एक एरिया में कितने ज्यादा रिवर्स हैं, कितने माउंटेन्स हैं, कितने प्लेट्यूज हैं, कितना डेजर्ट है, कितना ओशन है, कितना रिवर है, ये सारी चीजें मिला करके एक लैंड की या एक एरिया की टोपोग्राफी बनाती है। अब टोपोग्राफी का बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव सर्वे किया गया, यानी कि एकदम बारीकी से हर एक चीज को निकाला गया, देखा गया। क्यों देखना जरूरी है बेटा बारीकी से? क्योंकि मैप्स, मैंने आपको बताया था, मैप्स आर द रियल टाइम, ठीक है, रियल टाइम फीचर ऑफ द ग्लोब, कि हमारे अर्थ पे रियल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, मैप्स में भी एग्जैक्टली वही सेम चीज प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है कि सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1767 में फॉर्म करी गई थी स्पेशली इसी काम के लिए। क्यों? यही इंडिया का सर्वे कर रही थी वो। और फिर सर्वे करते करते उनने पूरे इंडिया का सर्वे किया और 1785 में, सोचो इतने साल बाद, 1767 में बनी थी, 1785 में हिंदुस्तान यानी कि हमारे इंडिया का पहला कल्मिनेटेड मैप आया, यानी कि सारी चीज को इंक्लूड करके हमारे पास एक पहला मैप आया, ठीक है। कब आया? 1785 में। और उसके बाद से द सर्वे ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मैप्स एट डिफरेंट स्केल्स फॉर द एंटायर कंट्री। तब से लेकर अब तक सारे मैप्स कौन देख रहा है, कौन हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहा है? सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा अब तक का पूरा टॉपिक था। और इसमें अगर कोई भी बच्चों आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी मतलब ऐसा चीज लग रहा है जो और एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें बहुत ज्यादा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा भी लगा है तो भी बताइए प्लीज कमेंट डाउन, एंड दैट्स इट। तो आज हम इसी के साथ ना अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं तक रहेगा। बाकी का जो आगे का पूरा सेक्शन है कि टाइप्स ऑफ मैप्स और ये सारे जो है, ये हम सेकंड पार्ट में अपने कवर करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहिए, क्योंकि सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है।